नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ठुकरा दिया गया। तो जैसा कि आप अक्सर ये सुनते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक प्रकार से ना समझ पाने के कारण और यथार्थवादी राजनीति की जगह आदर्शवादी राजनीति करने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो मौका गंवा दिया कि जब भारत भी एक वीटो पावर देश बन गया होता, यानी भारत को भी दुनिया में महाशक्ति के रूप में मान लिया गया होता। तो क्या है इस पूरे मुद्दे का सच? क्या ऐसा कोई ऑफर नेहरू को मिला था? क्या ऐसा कोई ऑफर अगर नेहरू को मिला था तो उन्होंने किन आधारों पर उस ऑफर को ठुकरा दिया? तो पूरी कहानी इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को अस्थाई सदस्यता मिली हुई है, उनको वीटो मिला हुआ है और इन्हीं 5 देशों को महाशक्ति के रूप में दुनिया में माना जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से देश हैं? तो ये वही देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में विजयी हुए थे, यानी ये मित्र शक्तियां हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रसिया, ये 5 शक्तियों को महाशक्ति का दर्जा मिला। अब इसमें विषय ये आ जाता है कि आखिर ये ऑफर की बात होती है कि नेहरू जी को प्रस्ताव मिला था, तो वो कैसे मिला था? उसके लिए थोड़ा हमें चीन के पॉलिटिक्स में जाना होगा और वहां समझना होगा, तब हमें पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हम अपने स्लाइड में आगे बढ़ें और जो है एक एक बातों को समझें। तो देखिए यहां की कहानी आप समझ लीजिए। तो चीन में जो है 1911 में 12 में क्रांति हुई और जो है क्वीन डायनेस्टी को उखाड़ करके फेंक दिया गया और वहां पर जो है शासन आ गया कुमिंटांग पार्टी के हाथ में। कुमिंटांग पार्टी जिसके संस्थापक थे सन यात सेन, यहां पर आप देख सकते हैं सन यात सेन। ठीक है, तो सन यात सेन की पार्टी थी कुमिंटांग पार्टी। सन यात सेन की मृत्यु जब 1925 में हो गई तो उसके बाद चियांग काई शेक जो है कुमिंटांग पार्टी के लीडर बन गए। तो देखिए जब क्वींस साम्राज्य का शासन चीन से खत्म हुआ, उसके बाद कालांतर में आगे बढ़ते हुए चीन में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच? तो कुमिंटांग पार्टी के बीच और जो है कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके लीडर कौन थे? उनका नाम बार बार आपने सुना होगा, तो माओ त्से तुंग। ये माओ त्से तुंग इसके लीडर थे। कुमिंटांग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के और कुमिंटांग पार्टी के थे चियांग काई शेक। ठीक है, अब इन दोनों दलों में जो है गृह युद्ध हुआ और सबको लग रहा था कि इस गृह युद्ध में चियांग काई शेक जीत करके आ जाएंगे, क्योंकि कुमिंटांग पार्टी जो है काफी मजबूत थी और अमेरिकी सपोर्ट जो है कुमिंटांग पार्टी की तरफ था, यानी चियांग काई शेक की तरफ था। लेकिन अंततः जो है सबको चौंकाते हुए माओ त्से तुंग जो है चीन की सत्ता में आ गए और 1 अक्टूबर 1949 को जो है स्थापित हो गया
पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो अब समझिए, जब इस गृह युद्ध में कुओमिंटांग पार्टी की हार हुई यानी सन यात सेन की हार हुई, तो सन यात सेन जो है चले गए ताइवान, और ताइवान जाकर के इन्होंने एक सरकार बना दी। यानी जो है पहले यहां पर जो सरकार चीन में चल रही थी क्रांति के बाद, उसका नाम था आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो माओ ने पूरी तरीके से जो है कुओमिंटांग पार्टी को हटा दिया शासन से। इसके नेता, आरओसी के नेता यानी चियांग काई शेक वगैरह, ये लोग जो है मूव कर गए कहां, ये लोग चले गए ताइवान, एक छोटा सा द्वीपीय देश जो चाइना का ही हिस्सा था, वहां ये लोग चले गए। और पूरा मेनलैंड जो चाइना था उस पर जो है किसका शासन हो गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन हो गया, जिसके नेता थे माओ त्से-तुंग, और देश का नाम हो गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी। तो दो देश हो गए, एक आरओसी जो पहले से था, जिसका चीन पर शासन चल रहा था क्वीन साम्राज्य के बाद, और उसके बाद एक हो गया पीआरसी। तो दो देश हो गए। ठीक है, आरओसी और पीआरसी। तो पीआरसी कहां स्थापित हुआ, उसका चाइना के मेनलैंड पर, पीआरसी माओ त्से-तुंग का। और ये आरओसी के लीडर जो है चले गए कहां, तो ये चले गए एक द्वीप पर जिसका नाम है ताइवान, और जो है वहां पर इन्होंने शासन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, मैं यहां आपको समझाना चाहूंगा, ये जो है आर्थोग्राफिक जो है प्रोजेक्शन है चाइना का। यहां पर ये जो पूरे चाइना की हम बात कर रहे हैं, जो आज का चाइना आप जानते हैं, वो है पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये पूरा ठीक है, ये पूरा चाइना है। और इसमें ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, हरे कलर की, बस इतना जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये ताइवान है। ठीक है, ये ताइवान है। तो ताइवान पर जब चियांग काई शेक वगैरह चले गए, तो वहां पर जो सरकार स्थापित हुई उसका नाम भी आरओसी रखा गया, वो पहले चीन में चल ही रही थी, और वहां पीआरसी। ठीक है, एक मैप और दिखा देता हूं आपको क्लियर हो जाए। तो ये मेनलैंड चाइना है, जो ये पूरा पीली पट्टी है, ये क्या है, ये मेनलैंड चाइना है। और यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर ताइवान है। ठीक है, यहां पर ताइवान है। समझ में आ गई पूरी बात। तो अब जो है दो सरकारें स्थापित हुई चीन में, एक आरओसी जो कि ताइवान में जो है स्थापित हुई, और आज ताइवान एक देश है। हालांकि चाइना आज भी कहता है कि ताइवान कोई देश नहीं है, वो चीन का हिस्सा है, ये आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये जो आरओसी था, जिसे हम कहते हैं ना कि चीन अस्थाई सदस्य था, अस्थाई सदस्य है सुरक्षा परिषद में, परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर वाला देश है, तो वो जो है आरओसी था, मतलब आरओसी को सुरक्षा परिषद में जो है अस्थाई सदस्यता मिली थी, ना कि पीआरसी को। ठीक है, तो इतने बड़े पीआरसी को चीन नहीं माना जा रहा था, कहां, सुरक्षा परिषद में, यूएन में। किसको थी, तो चियांग काई शेक के आरओसी को। यानी ताइवान बहुत समय तक जो है सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य रहा, मेनलैंड चाइना नहीं रहा। यानी माओ त्से-तुंग का चाइना, जो चाइना आज हम जानते हैं शी जिनपिंग वाला चाइना, वो जो है सुरक्षा परिषद का मेंबर नहीं था। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, अब कहानी पे लौटते हैं। तो हुआ क्या कि इस गृह युद्ध के बाद, जो गृह युद्ध हुआ, माओ त्से-तुंग 1 अक्टूबर 1949 को पीआरसी का गठन कर दिए। तो माओ त्से-तुंग की मांग शुरू हो गई कि हमें जो है दिया जाए, और ये एक द्वीप पर चले गए, चियांग काई से एक छोटे से द्वीप पर। अब ताइवान जैसे छोटे से देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने का कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में जो है ये बात अमेरिका के मन में थी कि मतलब जो है चाइना को इस तरीके से इसके मतलब क्या किया जाए, पीआरसी को सुरक्षा परिषद में दिया जाए, सीट न दिया जाए, ये सारा मंथन चल रहा था। और उसी दौरान जो है ये बात उठ करके आई, और ये बात जो है मजबूती से इसलिए उठी कि शशि थरूर ने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी, नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया, ये जो किताब उन्होंने लिखी शशि थरूर ने, उसमें शशि थरूर जिक्र करते हैं कि 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह प्रस्ताव जो है दिया गया था
कि वो जो है चीन के जगह, यानी अब वहां वो दो पार्टी और दोनों लड़ रहे हैं, पीआरसी आरओसी बना करके, तो इनको हटाओ और जो है भारत को घुसाओ, ये बात। तो वो चीन की जगह पर जो है भारत को अस्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा गया था। ये बात कहा किसने? शशि थरूर ने। और ये बात क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? तो शशि थरूर ने कहा, तो हम जानते हैं कि शशि थरूर जो है अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन में रहे, जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के तौर पर, ठीक है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन में रहे। इनकी किताब की बहुत चर्चा हुई भारत में, और उसके बाद हिंदू में 2004 में इस संबंध में एक आर्टिकल भी निकला। तब से ये जो है, अब इसे र्यूमर कहिए या सच्चाई कहिए, जो भी हो, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये बात तेजी से फैली कि जो है शशि थरूर ने इस किताब में ये भी लिखा कि जो है भारत के विदेश अधिकारियों ने जो है उस डॉक्यूमेंट को देखा है जिस पर कि नेहरू ने सिग्नेचर किया था। तो अब समझ लीजिए कि शशि थरूर ये बात कह रहे हैं कि ऐसा प्रस्ताव मिला था, और वो इतना ऑफिशियल मिला था कि सिग्नेचर जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि जो है हमें चीन के लिए जो सीट है उसको हटा करके हमें सीट नहीं चाहिए। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि 1955 में संसद में, भारत के संसद में जो है नेहरू ने बोला था कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव ना तो औपचारिक रूप से और ना ही अनौपचारिक रूप से, ठीक है, ना तो लिखित में और ना ही जो है मौखिक में, उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला था, और यह बात जो है बिल्कुल गलत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह डिनाई कर दिया कि उनको ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला था कि जिसमें यह कहा गया हो कि भारत को चीन के जगह सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दे दी जाएगी। और आगे जो है संसद में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जो है का गठन जो हुआ है वो यूएन चार्टर्ड के तहत हुआ है, और बिना यूएन चार्टर्ड में संशोधन किए ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि अब ये दोनों बात आपने समझ लिया, शशि थरूर की बात समझ ली, और उसके बाद जो है नेहरू ने डिनाई कर दिया, 1955 में ही कर दिया था जब उस समय ये चर्चा हुई थी। तो बाद में जो है जेटली जिक्र करते हैं, अरुण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, कि पंडित नेहरू ने 1955 में ही मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था, और उसमें कहा था, नेहरू जी ने लिखा था कि अमेरिका ने औपचारिक रूप से कहा है कि चीन को यूएन में लेना चाहिए, ना कि यूएनएससी में, यानी पीआरसी को यूएन की सदस्यता देनी चाहिए, जनरल असेंबली के, यूएनएससी में नहीं, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, तथा यूएनएससी में भारत को जगह मिलनी चाहिए। तो ये जो है कहा, मतलब बताया जा रहा है, और ये बहुत ही मतलब भारत के एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि कैबिनेट मंत्री रह चुके भारत में जो है, और एक बड़े दल का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने काफी लंबे समय तक किया, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और ये जो है कहा कि अमेरिका से अनौपचारिक, अनऑफिशियल उनके पास जो है सूचना है कि भाई चीन को, यानी पीआरसी को जो है यूएन में तो मेंबरशिप दे दी जाए, लेकिन यूएनएससी में नहीं दी जा सकती, और ऐसे में जो है भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। हालांकि ये बात एक तरीके से और भी सच लगती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दुनिया में जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, रसिया और अमेरिका दो खेमे बन गए, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये माओ त्से तुंग जो थे ये कम्युनिस्ट थे, और जो है कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी जो है चाइना में। ऐसे में अगर जो है रसिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई गई थी, स्टालिन वहां पर तो थे ही, और उसके बाद माओ त्से तुंग भी अगर इतनी बड़ी टेरिटरी में जो है अपना शासन प्रारंभ कर देगा तो दो ये कम्युनिस्ट देश हो गए। और तब जो है अमेरिका निश्चित रूप से ये नहीं चाहता रहा होगा कि पीआरसी को जो है सुरक्षा परिषद में स्थान मिले, ये तो तय बात है। लेकिन
क्या भारत को ऐसा ऑफर किया गया था? हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद संसद में इसे डिनाई किया है और सारी बात हमने की। अब कुछ बात जो है हम और करेंगे। अब ये जो है बात एकदम सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जोरदार समर्थन किया पीआरसी का, कि पीआरसी को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बड़ा वकालत किया। इस बात को लेकर के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना होती है। ये मतलब अस्थाई सीट वाला मामला अगर आप छोड़ दें तो भी कि उन्होंने जो है वकालत की और वो पूरी भू राजनीति को वो विश्व के नहीं समझ में पाए और अंततः जो है वो सुरक्षा परिषद में जिस देश की पैरवी कर रहे थे उसी देश ने जो है 62 में भारत पर हमला कर दिया, चीन ने। चीन के विस्तारवादी नेचर को वो नहीं समझ पाए, तो इसके लिए भी आलोचना होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोच रहे होंगे इन सब मामले पर, उसको जो है जब आज लोग समझते हैं तो क्या क्या चीजें जो है बताई जाती हैं, उस आधार पर कुछ बातें हम करेंगे। तो एक बात तो आपको यह समझ में आ गया कि ये कंफर्म नहीं है कि पंडित नेहरू को ऐसा कोई ऑफर आया था या नहीं आया था। तो सीधे सीधे कहा नहीं जा सकता कि ऐसा कोई ऑफर था या नहीं था। और अगर आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात माने तो उन्होंने संसद में तो साफ साफ कहा था कि ऐसा कोई ऑफर उन्हें नहीं मिला था। अब अगर जो है वकालत की बात हम करें कि ये हुआ था, अमेरिका तैयार नहीं था कि एक और कम्युनिस्ट देश को जो है वीटो शक्ति दी जाए, जो है वो कह रहा था कि नहीं आरओसी को ही रहने दीजिए, यानी चियांग काई शेक के आरओसी यानी अब के ताइवान को। बहुत बाद में जाकर के चीन को सुरक्षा परिषद में, जिस चीन को आप आज जान रहे हैं, उसको जो है सदस्यता मिली। तो ये कहा जाता है कि नेहरू जी ये चाहते थे कि एशिया जो है एक मजबूत एशिया विश्व में जो है उभरे, और ऐसे में अगर जो है वो अपने पड़ोसी देश चीन का समर्थन सुरक्षा परिषद के लिए नहीं करेंगे तो जो है एक एकीकृत एशिया और शक्तिशाली एशिया का जो वो लोग स्वप्न देख रहे थे वो शायद जो है पूरा नहीं हो पाएगा। और एक विषय ये भी कि ये जो बड़ी शक्तियां हैं वो परमानेंट झगड़ा लगा सकती हैं भारत और चीन के बीच, क्योंकि चीन और भारत ने लगभग एक साथ कहानी अपनी शुरू की है और दोनों का एक बहुत लंबा जो है इतिहास रहा है। दोनों देश काफ़ी बड़ी जनसंख्या को लेकर के चलते हैं और ऐसे में जो है अगर चीन का हिस्सा छीन करके भारत को मिलेगा तो इससे जो है चीन परमानेंट भारत से असंतुष्ट रहने वाला है। बार बार जो है पंडित नेहरू ने यह कहा कि चीन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है और ऐसे में उसे वैश्विक राजनीति में हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर उसे जो है यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं दी जाती है तो ये जो है विश्व शांति के लिए भी ठीक नहीं होगा और चीन जो है यूएन के किसी प्रस्ताव को मानेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो उस समय का जो काल था उसे आज शायद ठीक से बैठ करके आज के समय में ठीक से समझा नहीं जा सकता है, और क्या जो है इसके पीछे सच्चाई है वो पूरी तरीके से तो किसी को पता नहीं कि भाई नेहरू जी के साथ क्या हुआ था। हालांकि ये पूरी बात एकदम सत्य है कि पीआरसी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थान मिले, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी बैटिंग की थी। तो इस आधार पर तो ये उनकी आलोचना की ही जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नेहरू जी समझ नहीं पाए और बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया पीआरसी का समर्थन करके, क्योंकि माओ त्से तुंग के विस्तारवादी मंसूबों को वो ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए और अंततः जो है उन्हें एक युद्ध झेलना पड़ा और अक्साई चीन का एक पूरा बड़ा हिस्सा जो है भारत को गंवाना पड़ा। तो ये पूरी बात इस लेक्चर में हमने जो है
कि मुझे उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी जानकारी इस विषय में इस लेक्चर से मिली होगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा हो इस हिसाब से इसे जो है लाइक करें, अगर ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करें। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का